हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। आज की इस क्लास के अंदर हम फिर से एक धमाकेदार टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि हिंदी में अगर मैं इसे कहूं तो पादपों का आर्थिक महत्व और जंतुओं का आर्थिक महत्व। ये जो टॉपिक है ये आपके एलडीसी के अंदर और सीईटी के अंदर तो दे ही रखा है, लेकिन इसके साथ ही साथ लेब असिस्टेंट की जो सिलेबस है साइंस का उसके अंदर भी दे रखा है। तो जो मैंने लेब असिस्टेंट की बायोलॉजी वहां पे करवाई तो इस टॉपिक को मैंने वहां पे छोड़ दिया था। मैंने कहा इसको मैं बाद में करवा दूंगा। तो जितने भी जो लेब असिस्टेंट के विद्यार्थी जो लेब असिस्टेंट की तैयारी करते हैं वो भी आज इस वीडियो को देख ले ताकि उनका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक था जो हर जगह मैंने यूट्यूब पे भी देखा, किसी ने ऐसा नहीं करवाया कि आपको एक सर्टिफिकेशन मिल सके कि ये मेरा टॉपिक एकदम क्लियर है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया, सब कुछ बहुत सब अच्छे पढ़ाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं, मैं तो कहता हूँ। लेकिन जो कंटेंट है उसमें इसमें कितना पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है। तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर लगभग काफी ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद मुझे जो आइडिया मिला, मुझे जो पेपर्स पिछले सालों के देखने को मिले, उसके आधार पर मैंने ये कंटेंट तैयार किया है। और 100% मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि ये चैप्टर आपको आज की इस क्लास के बाद पढ़ने के बाद शायद ही कोई डाउट रहे। ठीक है, और न ही आपको डाउट रखने की जरूरत है। मैं 99% कह सकता हूं कि क्वेश्चन अगर यहां से उठना है, चाहे वो एलडीसी हो, सीटी हो, लेब असिस्टेंट हो, अगर जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व में से क्वेश्चन आता है तो आज की इस क्लास में से आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादपों का आर्थिक महत्व, उसके बाद हम जंतुओं के आर्थिक महत्व पे जाएंगे। ठीक है, ये क्लास आपकी लगभग आप ये मान सकते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी समाप्त हो जाएगी और हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको करेंगे। इसके बाद कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पादपों का आर्थिक महत्व जो होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो एक पादप का आर्थिक, सबसे पहले तो आर्थिक महत्व का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है ना। आर्थिक महत्व का मतलब समझना है, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है वो है पादपों का आर्थिक महत्व, जंतु का आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व क्या होता है? आर्थिक महत्व का सिंपल सा मतलब ये समझो, हमारे लिए वो उपयोगी क्या क्या है, हमारे लिए वो क्या क्या काम आ सकता है, कैसे कैसे काम आ सकता है, वो होता है आर्थिक महत्व। सिंपल सी बात है, उसमें तो कोई समझना ही नहीं। अब पादपों का आर्थिक महत्व अगर मैं बात करूं तो हमारे जीवन के अंदर जितनी भी मूलभूत आवश्यकता है, जितनी भी बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है एक व्यक्ति के जीवन में? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान ये उसकी मूलभूत आवश्यकता होती है। मतलब इसके बिना वो अपना जीवन यापन संभव नहीं कर सकता। जैसे कि आपके घर में सोफा नहीं है तो ये कोई मूलभूत आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके घर ही नहीं है तो एक मूलभूत आवश्यकता है। आप बिना घर के इस प्रकार का जो वातावरण है, आप सर्दी गर्मी से अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? बिल्कुल मुश्किल है। जैसे कि रोटी, तो एक पादप से ये तीनों चीजें आपको मिल सकती हैं, चाहे आप भोजन की बात करो यानी कि रोटी की बात करो, चाहे आप कपड़े की बात करो, कपास से विभिन्न प्रकार के पौधों से हम रेशे निकालते हैं और फिर उससे कपड़े बुनते हैं। तीसरी प्रकार की चीज यानी कि मकान। अब लकड़ी से मकान भी बनाए जा सकते हैं। अब ये मत सोचना सर हमारे इधर राजस्थान में ज्यादातर पत्थरों से बने हुए हैं तो लकड़ी से मकान बनते ही नहीं है। लकड़ियों से मकान बनते हैं, शायद पत्थरों की तुलना में ज्यादा ही बनते हैं, लेकिन अपने इधर नहीं बनाते। जिस साइड समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं या फिर जहाँ पे ज्यादा भूकंप आता है उन कंट्रीज के अंदर मकान आपके लकड़ियों से ही बने होते हैं, या जंगलों के अंदर जो मकान होते हैं वो भी लकड़ियों से बने होते हैं। ठीक है, तो जो इमारती लकड़ी होती हैं उससे मकान का भी निर्माण करवाया जा सकता है। ये तो एक बेसिक बात है, आप समझने के लिए लिख भी सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन काल में जितने भी मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब को फुलफिल कर देता है पादप। लेकिन हमें इसके अंदर और भी अब इसको डिटेल से जानना है कि कैसे ये पूरा करता है। आर्थिक महत्वता के आधार पर हम पादपों को 3 भागों में बांटते हैं। मैंने ये बोला आर्थिक महत्वता के आधार पर।
वैसे तो पादप आप प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, 5 भागों में हम इसको बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है, प्लांट किंगडम टॉपिक नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो यह है आर्थिक महत्व है। तो हम इसी के आधार पर पादपों को 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से 3 भागों में बांटेंगे? सबसे पहला, ऐसे पादप जो हमें भोजन देते हैं, ये इसका पहला प्रकार हो जाएगा। आर्थिक महत्व के आधार पर अगर हम बांटेंगे तो इसका पहला प्रकार हो जाएगा। दूसरा प्रकार हो जाएगा ऐसे पादप जो हमें किसी न किसी प्रकार की औषधियां देते हैं, ड्रग्स देते हैं, जो हमारी विभिन्न बीमारियों में इलाज में काम आती है। और तीसरे प्रकार के पादप ऐसे पादप जो हमें कुछ न कुछ निर्माण संबंधी सामग्री दे। निर्माण संबंधी सामग्री का मतलब है यानी कि ऐसे पादप जो या तो इमारती लकड़ी दे या हमें कुछ रेसे प्रदान करे जिससे हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं, कपड़े वगैरह या सोफे वगैरह जो भी बनाना है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी आपको समझ में आई। अब इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले, इसी को खोलने वाले। बेसिक यही है कि हम आर्थिक महत्वता के आधार पर पादप को 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, साथ साथ आप लिख भी सकते हैं। और एक बात मैं बताना भूल गया, अगर आप नहीं लिखना चाहते, आप सिर्फ सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इट्स ओके, आपको मनी जानी टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, धन्यवाद। पादपों का आर्थिक महत्व, इसके आधार पर हम पादप को 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहला जो वर्गीकृत हमारा करने का उद्देश्य है वो है भोजन देने वाले पादप। दूसरा जो प्रकार है इसके अंदर वो है औषधीय पादप। और तीसरा प्रकार जो है इसके अंदर हो जाएगा निर्माण संबंधी सामग्री देने वाले पादप। अब निर्माण संबंधी सामग्री वो क्या दे सकता है? या तो वो इमारती लकड़ी दे सकता है, इमारती लकड़ी, या रेसे दे सकता है। सिंपल सी बात है, 3 प्रकार से हमने इसको कैटेगराइज्ड किया: भोजन देने वाले पादप, औषधीय पादप और निर्माण संबंधी पादप। आप ऊपर हेडिंग लगाएंगे, आर्थिक महत्वता के आधार पर हम पादप को 3 प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक ऐसे पादप जो हमें भोजन देंगे यानी कि फूडी प्लांट्स, दूसरे प्रकार के औषधीय पादप यानी कि मेडिसिनल प्लांट, और तीसरे हो जाएंगे निर्माण संबंधी सामग्री देने वाले पादप। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम भोजन देने वाले पादप, फिर औषधीय पादप और फिर निर्माण संबंधी सामग्री देने वाले पादपों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? भोजन देने वाले पादप के बारे में। भोजन देने वाले पादप। अब इसके अंदर एक तो मैं ये कह दूं कि प्याज, लहसुन, दालें जिसके अंदर चना, मटर, ठीक है, इसके अलावा गेहूं, इसको एक तो मैं ऐसे कह दूं। एक मैं इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ूं, जैसे कि अनाज को अलग पढ़ूं जिसके अंदर गेहूं, बाजरा, मक्का ये अलग आ जाएंगे। मैं दालों को अलग पढ़ूं, मैं मसालों को अलग पढ़ूं, मैं इसके अंदर सब्जियों को अलग पढ़ूं, फल को अलग पढ़ूं। तो है तो सारे ही वो खाने वाले पदार्थ, लेकिन हमें याद करने में आसानी हो जाएगी अगर मैं साथ में लिखा दूं। फल के भी नाम साथ में आ रहे हैं, सब्जियों के नाम भी साथ में आ रहे हैं, मसाले भी साथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो सारी चीजें मिक्सअप हो जाएगी, दिमाग का कचरा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। भोजन तो भाई भोजन तो सभी देते हैं ना, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जी हो, हम खाते हैं सबको, तो सारे भोजन देने वाले ही हो गए। लेकिन हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर भोजन देने वाले पादप को अंदर अनाज। अनाज जो होते हैं ये पोएसी कुल की फैमिली जो होती है, या पोएसी या इसको ग्रेमिनी कह सकते हैं, ये इसका कुल होता है। क्यों बता रहा हूं? इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। अनाज से, अब अनाज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इसमें ध्यान में रखना है आपको गेहूं। दूसरी चीज आपको यहां पे ध्यान में रखना है चावल। तीसरी चीज यहां पे आपको ध्यान में रखना है मक्का। और चौथी चीज आपको ध्यान में रखना है बाजरा। मैं ये नहीं कहता कि आपको अनाज सिर्फ इतने ही हैं, अनाज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके दिमाग में होने ही चाहिए। वैसे जो हमारे राजस्थान साइड के बच्चे हैं, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको इन चीज़ों में अब जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनको ये चीज़ें पता है। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए, ठीक है, ये गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब कुछ अनाज के अंदर आते हैं।
लेकिन यहाँ पे ये बड़ी बात नहीं है कि अनाज कौन कौन से। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस चैप्टर के अंदर भी शायद ये मान सकता हूं कि इनके आपको साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए, इनके आपको वानस्पतिक नाम याद होने चाहिए। ये बहुत बड़ा टास्क है। अब कैसे करोगे? कुछ भी नहीं करना है। जितने भी मैं आज वैज्ञानिक नाम आपको बताऊं या आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको सबको एक चार्ट में लिखेंगे और जिस रूम में आप रहते हैं, जहां पे भी आपकी ज्यादा नजर पड़ती है, वहां पे आप इसको चिपका देंगे। एकदम एक साथ रटने की कोई जरूरत नहीं है और रटा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है 4 दिन 5 दिन 10 दिन या अपने कमरे के अंदर चिपका के रखोगे तो धीरे धीरे ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत लोड नहीं लेना आपको। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। चावल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओराइजा सटाइवा। मक्का का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा जिया मेज और इसका नाम हो जाएगा पेनिसिटम टाइफोडिस। जितने वैज्ञानिक नाम मैं लिखा रहा हूं वो तो आपके दिमाग में होने ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो बखूबी आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अनाज वाली चीजें हमें मिल गई। अब ये अनाज जो होते हैं ये स्टार्च युक्त होते हैं, मतलब अनाज से हमें क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं भोजन देने वाले पादपों के अंदर, तो वो आ जाएगी आपकी दालें, पल्स जिसे कह सकते हैं। दालों का जो कुल है वो है लेग्यूमिनेसी कुल। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा कुल हो जाएगा? लेग्यूमिनेसी कुल हो जाएगा। ठीक है, और जिस प्रकार अनाज जो है वो आपके स्टार्च युक्त होते हैं, उसी प्रकार दालें जो है वो आपकी प्रोटीन युक्त होती हैं। सबको पता है दालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब दालें कौन कौन सी है, सबसे पहले ये लिखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है चना, उसके अलावा हो जाएगा आपका मटर, इसके अलावा हो जाएगा आपका सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन के अलावा हो जाएगा आपकी मूंगफली। तो ये सारी की सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी है, अरहर है, ठीक है, मसूर की है, सारी आप जितना भी लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है? दालें, जो भी आपके दिमाग में आ रही है वो इसके अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैज्ञानिक नाम आपको आने चाहिए। चना का अगर वैज्ञानिक नाम बात मैं करूं तो वो हो जाएगा साइसर एराइटिनम। मटर जो सबको ही आता है, पाइसम सटाइवम। ठीक है, ये एक तो शायद मेरे हिसाब से सबको ही आना चाहिए, पाइसम सटाइवम। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। और मूंगफली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया। समझ में आ रही मेरी बात? दालों के अंदर मैंने आपको बताया चना, मटर, मूंगफली, मटर और इसके अलावा अरहर, सोयाबीन। जिसमें से चने का वैज्ञानिक नाम साइसर एराइटिनम, मटर का पाइसम सटाइवम, सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स, मूंगफली का एरेकिस हाइपोजिया। चलो, यहाँ पे कुछ खास बातें हम इसके अलावा करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दालें जो हैं वो प्रोटीन युक्त होती हैं, हमें प्रोटीन अवेलेबल करवाती है। लेकिन जो सोयाबीन है उसके अंदर एक स्पेशल बात आपको ध्यान में रखनी है, यह है दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन युक्त, ऐसे लिखेंगे, दालों में से सबसे ज्यादा प्रोटीन। वैसे तो सारी दालें प्रोटीन युक्त होती हैं, लेकिन दालों के अंदर भी आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है, या प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है वो सोयाबीन की दाल है, ग्लाइसिन मैक्स है। चने के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे शायद दालों का राजा कहा जाता है, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। अब ये सही है कि नहीं, इसको एक बार आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो मूंगफली है इससे आपका खाद्य तेल भी मिलता है, इसे आप खाद्य तेल भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बातें हैं जो आपको दालों के अंदर ध्यान में रखनी होती है। अब तीसरी चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो है मसाले। मसाले, मसालों के अंदर एक चीज आपको ध्यान में रखना है वो है काली मिर्च।
काली मिर्च। और काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, मसालों का राजा कहा जाता है। दूसरी चीज इसके अंदर, मसालों के अंदर एक आ जाएगी आपकी लाल मिर्च, एक आ जाएगी आपकी काली मिर्च, एक आ जाएगी आपकी लाल मिर्च। इसके अलावा आप हल्दी भी ध्यान में रख सकते हैं, ये सारे मसालों के अंतर्गत आते हैं। अगर मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है तो फिर मसालों की रानी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो वो कहा जाता है इलायची को। ठीक है, वो किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं आपको? मैंने यहाँ पे तीन चीजें आपको बताई, सबसे पहले अनाज, फिर दालें, फिर मसाले। चौथी चीज मैं यहाँ पे और डिस्कस करने वाला हूं, वो चौथी चीज है आपके पेय पदार्थ। पेय पदार्थ, दो पेय पदार्थ के नाम मैं आपसे बात करूंगा और उन्हीं दोनों का आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ भी ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। पेय पदार्थ के तौर पे एक यहाँ पे आमतौर जो यूज में ली जाती है वो है चाय, और दूसरी चीज जो यहाँ पे यूज में ली जाती है वो है कॉफी। बताओ, इन दोनों के अलावा कोई पेय पदार्थ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, अब इसका अगर मैं नाम बताऊं तो चाय का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिया साइनेसिस, कैमेलिया साइनेसिस। कॉफी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कोफिया अरेबिका, कोफिया अरेबिका। ठीक है, तो ये इससे अलग रखना, साथ में मत कर देना। अब जो चाय है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो पत्तियों से प्राप्त होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पत्तियों से प्राप्त होती हैं। और कॉफी जो होती है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीजों से प्राप्त होती है। ठीक है, इनके अंदर आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घास काट दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे और साफ साफ दिख भी रहा है, अपने हिसाब से आप खुद बना लो खुले खुले अक्षरों में। मैंने यहाँ पे चार चीजें आपके सामने डिस्कस की। मैंने कहा सबसे पहले पादपों का आर्थिक महत्व हम अगर देखेंगे तो पहले पादप को तीन भागों में हम बांट लेंगे ताकि हमें जो है वो अच्छे से याद रहे। सबसे पहला भोजन देने वाला पादप। अब हमने भोजन देने वाले पादप को डिटेल से जब पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने इसमें अनाज देखा, फिर हमने दालें देखी, फिर मसाला देखा, फिर पेय पदार्थ की बात की, और इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई और उनके वैज्ञानिक नाम भी बताए। और स्पेशल कैरेक्टर अगर कहीं पे भी आया, जैसे कि अनाज स्टार्च देता है, सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, दालों का राजा चना है, मसालों का राजा काली मिर्च है, मसालों की रानी इलायची है। वैज्ञानिक नाम जितने भी है वो मैंने आपको बताए, ये आपको याद होने चाहिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो। अभी ये पूरा नहीं हुआ है भोजन देने वाले पादपों के अंदर, अब हम पढ़ेंगे सब्जियां, और यही सबसे मेन टॉपिक इसका माना जा सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सब्जियां, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। ठीक है, चार पॉइंट हमने देख लिए इसके अंदर। अब पांचवा पॉइंट जो आएगा वो आएगा सब्जियों का। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सब्जियां भी तो खाई जाती हैं, तो वो भी एक तरीके से भोजन देने वाले पादप हो गए ना, है ना? तो वो भी भोजन देने वाले पादपों के अंतर्गत आएंगे। पांचवा पॉइंट हमारा है सब्जियां। अब सब्जियों से ये सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा कि आलू, गोभी, मटर, पनीर, जो भी है आप, पनीर सब्जी नहीं आता है, मतलब बनाते हैं उसकी सब्जी, लेकिन वो सब्जी नहीं है, समझ गए होंगे। तो सब्जियों को हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, हमें अलग अलग करके पढ़ना है कि हमें कौन सी सब्जी पादप के किस भाग से मिलती है। क्योंकि कुछ सब्जी पादप के तने से मिलती है, कुछ सब्जियां पादप के पत्तियों से मिलती है, कुछ सब्जियां पादप के जड़ों से मिलती है। यानी कि सब्जी जो है वो पादप के अलग अलग भागों से मिलती है, तो हमें उसी अनुसार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उसी अनुसार आता है। आलू के अंदर निम्न में से कौन सा भाग खाया जाता है, तो आलू पादप का कौन सा भाग है ये आपको समझना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम अलग अलग पढ़ाएंगे सब्जियों को। सबसे पहले जैसे कि हम इसमें बात करेंगे जड़ से प्राप्त होने वाली ऐसे सब्जी जो जड़ से मिलती हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। कौन सी सब्जी जड़ से मिलती है? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है गाजर। गाजर, गाजर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा डेकस कैरोटा, डेकस कैरोटा। उसके बाद में गाजर के अलावा हम बात करें तो इसके अंदर आ जाती है मूली। गाजर, मूली, मूली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा
रेफिनस सटाइवस, गाजर, मूली। इसके अलावा आपका आ जाएगा शकरकंद, चुकंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सलजम, ठीक है, सलजम। सलजम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ब्रेसिका रेपा। क्या होता है? ब्रेसिका रेपा। चलो लिख ही देते हैं, ब्रेसिका रेपा। ये सारी जो सब्जियां हैं वो आपकी जड़ से मिलेगी, गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर, सलजम। जिसने देखा भाई ये सारी चीजें, उनको पता होगा कि जैसे गाजर की अगर मैं बात करूं या मूली की बात करूं तो वो बिल्कुल जस्ट जड़ के अंदर, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। क्या उसके अंदर, उसके नीचे कुछ होता है? बिल्कुल नहीं। तो वो जड़ी हो गई ना, सबसे नीचे जड़ होती है, तो जड़ वाला भाग ही हम खाते हैं इन सारी सब्जियों में। अब दूसरा, तने वाला भाग किसमें खाते हैं? तने को कंफ्यूज नहीं होना है, स्तंभ भी कह सकते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर तना है कि स्तंभ है, तो अलग अलग हो गया। नहीं, तना कहो स्तंभ कहो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तने से देखो, आलू, आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम। देख, एक तो मैं आपको ये सारे नाम सीधे लिखा देता और कह देता कि तुम खुद जाके इसके वैज्ञानिक नाम लिखना और याद करना, लेकिन दूसरा तरीका है मैं खुद आपको लिखवाऊं और खुद आपको एक दो बार आपके सामने नाम बोलूं, तो शायद इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सारी चीजें मैं सामने लिखना पसंद करता हूं। आलू। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हल्दी, तो ये आपका हो जाएगा कुरकुमा लौंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अदरक, जमीकंद, अरबी। इसके अलावा ये भी हो सकता है अरबी। ये सारी की सारी सब्जियां जो तने से मिलती हैं उसके एग्जाम्पल है आलू, हल्दी, अदरक, जमीकंद, ठीक है, ये सब कुछ। अब उसके बाद में हम बात करेंगे पत्तियों से प्राप्त होने वाली सब्जियां। कौन कौन सी सब्जियां हैं जो पत्तियों से मिलती हैं? तो उसके अंदर आ जाएगा आपका पालक, बथुआ, मेथी। ये सारी की सारी जो सब्जियां हैं, यानी कि मेथी के जो पान होते हैं उसकी हम सब्जी बनाते हैं, पालक में पान होता है, ठीक है। पांचवी चीज जो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं वो आपकी हो जाएगी पुष्प क्रम से कौन सी सब्जी प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे अनुसार इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। पुष्प क्रम से एक ही सब्जी जो आपको ध्यान में रखनी है और वो है फूल गोभी। नाम सुना होगा सबने। वैज्ञानिक नाम इसका याद रखना बहुत जरूरी हो जाएगा, ब्रेसिका ओलोरेशिया, ब्रेसिका ओलोरेशिया। पुष्प क्रम से एक ही सब्जी हमें मिलती है और वो है ब्रेसिका ओलोरेशिया, यानी कि फूल गोभी। अब यहाँ पे पुष्प क्रम के साथ साथ एक पुष्प कलिका से भी एक चीज हमें मिलती है, हालांकि वो सब्जी नहीं है, इसको मैं अलग से लिख भी देता हूं। लेकिन ये पुष्प क्रम अगर आपने पढ़ लिया, एक चीज प्राप्त होती है फूल गोभी, तो पुष्प कलिका से ही एक चीज प्राप्त होती है, वो है लौंग, ठीक है। तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की थोड़े ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेशल केस है। फूल गोभी पुष्प क्रम से मिलती है, लौंग पुष्प कलिका से मिलता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ऐसी सब्जी जो फल से मिलती है, ये फल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी सब्जी जो फल से मिलती है, जैसे कि पालक है तो पालक उसकी पत्ती है, गाजर है तो गाजर उस पौधे की जड़ है। वैसे ही उस पौधे का फल जो है वो सब्जी के रूप में काम करे तो वो फल इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे कौन से हो सकते हैं? जैसे कि टमाटर, तो टमाटर एक तरह का फल है जो हम सब्जी की तरह यूज में ले रहे हैं। भिंडी, ठीक है, तो भिंडी उस पादप का फल है जो हमारे लिए सब्जी है। टमाटर, भिंडी, बैंगन, बैंगन का वैज्ञानिक नाम लिख देना। जो आलू का है वो सेम है, सोलेनम ट्यूबेरोसम की जगह सोलेनम मेलॉन्जियाना हो जाएगा, लिख देता हूं मैं, सोलेनम मेलॉन्जिना, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ये सब्जियां हो गई। अब इसके अलावा छठी कैटेगरी जो होती है इसके अंदर, वो ये हो जाएगी फल। फल भी एक तरीके से हमें भोजन देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर आम की, तो आम क्या होता है? मेजीफेरा इंडिका। जैसे कि मैं बात करूं संतरा की, तो संतरा क्या होता है? साइट्रस
रेटिकुलेटा, रेटिकुलेटा। मैं बात करूं अगर पपीता की, तो पपीते का वैज्ञानिक नाम होता है, पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बताइए मुझे, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं इसको। पपीते का वैज्ञानिक नाम किसी को पता है क्या? केरे का पपैया, केरे का पपैया। अब फल बहुत सारे हैं इसके अंदर, आप सब कुछ लिख सकते हैं, सीताफल, ठीक है, केला, अमरूद, सब कुछ सारे क्या होते हैं आपके फल होते हैं। तो फल सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे। और भी अगर आपको कोई लगता है इंपॉर्टेंट फल है जिसका वैज्ञानिक नाम आपको याद में रखना चाहिए तो आप रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली जो कैटेगरी है वो हमारी होती है डन। भोजन देने वाले पादपों को भी हमने अलग अलग 6 कैटेगरियों में बांट दिया। एक जो हमें अनाज, एक दालें, मसाले, पेय पदार्थ, इसके अलावा सब्जियां और फल, फिर उसके अंदर अलग अलग हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम दूसरी कैटेगरी में आएंगे, ये इतनी ज्यादा लंबी नहीं होगी। अब तुम डरना मत कि इसमें इतना टाइम लगा दिया तो इसमें भी इतना टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं। यही सबसे मेन थी और यही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। तो अब मैं इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर औषधीय पादप के बारे में आपसे बात करूंगा। ये भी बहुत सिंपल है, औषधीय पादप भी बहुत सिंपल है। मिटाओ इसको, चलो। अब मैं सेकंड कैटेगरी पे आ गया हूं, पादपों के आर्थिक महत्व के अंदर। समझ में आ रहा है हम कैसे जा रहे हैं? कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, आपको समझ में आनी ही चाहिए। औषधीय पादप, अब औषधीय पादप को भी हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे सब्जियां मैंने बताई कि सब्जियां, कुछ सब्जियां तने से मिलती हैं, कुछ जड़ से मिलती हैं। तो औषधियां भी पादप के अलग अलग भाग से मिल सकती हैं। कुछ औषधि हमें तने से प्राप्त करते हैं, कुछ औषधि जड़ से, कुछ औषधि पत्तियों से। तो उसको भी अलग अलग अगर हम कैटेगराइज्ड करके पढ़ ले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूं जड़ से, ठीक है, जड़ से हमें कौन सी मिलती है। फिर हम यहाँ पे पढ़ लेंगे तने से, ठीक है। फिर हम यहाँ से पढ़ लेंगे पत्ती से, पत्तियों से, ठीक है। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पे बताना है वो पूरा फल से, ठीक है, पूरे फल से भी औषधि मिल सकती है, और भी होंगे तो बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जड़ से, तने से, पत्तियों से, फल से, और एक आप ध्यान में रख लेना छाल से, ठीक है। अब जड़ से औषधि देने वाले 3 पादप हैं, ध्यान में रख लेना उनके नाम। सबसे पहला आपको याद रखना है सर्पगंधा। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है सर्पगंधा का वो होता है राउलफिया सर्पेंटाइना। आप नोट करेंगे, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बचेगी। राउलफिया सर्पेंटाइना मैं लिख भी देता हूं, राउलफिया सर्पेंटाइना, राउलफिया सर्पेंटाइना। दूसरा जो पादप है सर्पगंधा, इसके अलावा सफेद मुशली, और तीसरा पादप यहाँ पे हो जाएगा अश्वगंधा। ये सारे के सारे ऐसे पादप हैं जिनके जड़ भाग से औषधीय महत्व वाले गुण यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। उसके बाद तने से कौन कौन सी औषधि प्राप्त होती हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा आपका हल्दी। हल्दी जो है इससे हमें कुरकुमिन नाम की औषधि मिलती है, ये आपको सबको पता है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे हमें जो मिलता है वो है अदरक। तीसरी चीज है लहसुन। तो यहां से हमें यह भी पता चलता है कि लहसुन पादप के तने से प्राप्त होता है, ठीक है। चलो पत्तियों से, तो सबसे पहले एक तो आपका गवार पाठा जिसका वैज्ञानिक नाम सबको ही पता है एलोवेरा, और गवार पाठा के अलावा तुलसी। ये 2 ऐसे पादप हैं जिनके पत्तियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, ठीक है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमिन नहीं है, ये इससे एक औषधि प्राप्त होती है। कुरकुमिन ड्रग्स है, एक कुरकुमिन एक क्या है, ड्रग है, ठीक है। अब फल से और छाल से, तो फल से हमें एक तो अफीम जो होता है उसके फल से औषधीय गुण वाले चीज मिलती है। क्या क्या मिलता है इससे? एक तो मिलता है आपका मोर्फिन। मोर्फिन एक ड्रग्स है जो दर्द निवारक दवा है। क्या है? दर्द निवारक दवा है। और दूसरा इसके अंदर आ जाता है कोडीन। तो ये भी एक प्रकार का ड्रग है जो कि आपके खांसी वगैरह के इलाज में किया जाता है। जो खांसी की कप बनती है ना, कप सिरप, उसके अंदर कोडीन्स का प्रयोग किया जाता है। अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा हमें।
छाल से। ठीक है, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया अफीम का। और इसके अंदर जो दो ड्रग्स मिलती हैं, मॉर्फिन और कोडीन, इसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरा फल जो होता है वो होता है आंवला, ठीक है, जो औषधीय महत्व का। अब छाल से अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर हमें मिलती है कुनेन, या जिसको कह सकते हैं क्विनोन। क्विनोन जो ड्रग्स होती हैं, ऐसे लिखेंगे क्विनोन, नहीं इसके अंदर नहीं आ रहा है, चलो क्विनोन या क्विनोन, अब तो दिख रहा होगा क्विनोन। ये एक ही नाम है, चाहे कुनेन को हो चाहे क्विनेन को। ये एक प्रकार की ड्रग्स है जो सिनकोना वृक्ष है ना, सिनकोना एक पादप होता है, सिनकोना वृक्ष के छाल से, तने की छाल से ये प्राप्त किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है वो कहां पे किया जाता है, मलेरिया के उपचार में, या मलेरिया का जो इलाज होता है, मलेरिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद होना ही चाहिए। छाल से प्राप्त होने वाली औषधि में कुनेन या क्विनोन आती है, जो सिनकोना वृक्ष जो है उसके तने की छाल से प्राप्त होता है, और इसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। कुनेन के अलावा एक और औषधि है जिसे हम नाम दे देते हैं अर्जुन, ठीक है। तो ये छाल से प्राप्त होने वाली औषधि है, और यहीं पे इसी के साथ हमारा औषधीय पादप भी कंप्लीट होता है, डन होता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत? बहुत आसान सा है। मैंने कहा औषधीय पादपों को भी हम अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे। हर एक के अंदर जो औषधि गुण है वो अलग अलग भागों में होते हैं, किसी के तने में है तो किसी के जड़ में है। तो सबसे पहले मैंने बताया जड़ से, जड़ के अंदर सर्पगंधा, सफेद मुसली और अश्वगंधा। फिर मैंने बात की तने से, तो तने के अंदर भी तीन नाम आपको ध्यान में रखना है, हल्दी, अदरक और लहसुन। उसके बाद में पत्तियों से, फल से और छाल से, इसमें दो दो नाम आपको ध्यान में रखनी है। पत्तियों की अगर मैं बात करूं तो ग्वारपाठा और तुलसी, फल से अफीम और आंवला, और अगर मैं बात करूं छाल से तो इसके अंदर कुनेन और अर्जुन, ठीक है। यहां से ये होता है डन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट जो हमारा बचा हुआ है वो है निर्माण संबंधी सामग्री देने वाले पादप, ठीक है, निर्माण संबंधी सामग्री देने वाले पादप। तीसरा प्रकार हम ले रहे हैं, बहुत आसान है। अभी तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट इसके अंदर हुआ होगा, अगर हुआ है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये इसका तीसरा प्रकार है, नाम मैं यहाँ पे फिर से नहीं लिख रहा हूं। अब निर्माण संबंधी सामग्री में एक तो हमें दे सकता है वो रेसे, जैसे मैंने बात की भोजन देने वाले पादप, तो उसके अंदर मैंने अलग अलग बताया कि एक तो जो सब्जियां होती है वो भी भोजन देती है, अनाज है वो भी भोजन देता है, दालें हैं तो वो भी भोजन देती है। उसी प्रकार निर्माण संबंधी सामग्री दे रहा है, तो रेसे अगर दे रहा है तो वो भी एक निर्माण संबंधी सामग्री है। और अगर कोई पादप इमारती लकड़ी दे रहा है तो वो भी एक निर्माण संबंधी सामग्री है। तो हम पहले रेसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखना, रेसे जो है ये कौन से रेसे हैं, पादप रेसे हैं, ठीक है। तो पादप रेसे जो होते हैं ये सेल्यूलोज से निर्मित होते हैं, पादप रेसे सेल्यूलोज से बने होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी पादप के अलग अलग भागों से रेसे प्राप्त होते हैं, यानी कि किसी के अंदर तो फल से रेसे प्राप्त होते हैं। तो फल से रेसे किस में प्राप्त होते हैं, एक तो आपका नारियल जिसका वैज्ञानिक नाम याद रखना कोकोस न्यूसीफेरा, और एक आपका कपास, ठीक है। इन दोनों के अंदर फल से आपको, जैसे कि कपास का जो फल होता है गोल सा, उसमें से अपन रुई निकालते हैं, फिर उससे कपड़े बनाते हैं। उसी प्रकार नारियल का जो फल होता है उसके ऊपर रेसे पाए जाते हैं, तो ये हमें फल से मिलते हैं। अब किसी के अंदर ये जो रेसे है ये उसके तने से मिलते हैं, किसी के अंदर ये रेसे उसके पत्तियों से मिलते हैं, ठीक है। सबसे अलग अलग है। पत्तियों से जो रेसे मिलते हैं उसके अंदर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो है मूंज, यानी कि सरकंडे। अभी के बच्चों ने ये नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनको ये ज़रूर पता होगा। मूंज से पहले जो है चारपाई वगैरह या फिर सोफे वगैरह, मतलब बैठने के लिए एक कुर्सी वगैरह इससे बनाई जाती थी, मूंज या सरकंडे जिसे कहते हैं, ठीक है। और तने से अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आ जाएगा आपका पट सन, जूट सन, ये सारे जो पादप है इनके तने से हमें रेसा मिलता है। तो ये छोटी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर मैंने पादप रेसा आपको बता दिया तो साथ ही साथ मैं आपको जंतु रेसा भी बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हालांकि ये इससे संबंधित भाग नहीं है, जंतु रेसा है, मतलब जंतुओं से हमें जो प्राप्त होता है, ठीक है। तो साथ साथ पढ़ दे ताकि आसान रहेगा। जैसे मैंने बताया पादप रेसे सेल्यूलोज से बने होते हैं, वैसे ही जंतु रेसे जो होते हैं ये प्रोटीन से निर्मित होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं,
ठीक है। और जंतु रेशों के अंदर आपकी आती है ऊन, जो आपकी भेड़ बकरी या ऊंट से ली जाती है। ऊन के अलावा आपका रेशम, जो रेशम कीट पालन से मिलता है। इसके अलावा पंख जो है वो भी आपके किसके अंदर आते हैं, जंतु रेशों के अंदर आते हैं। फर वगैरह सारे, ठीक है। पश्मीना ऊन होती है, ये भी एक अलग तरह की ऊन होती है। ये सब कुछ, मकड़ी का जाला, ये सब कुछ क्या है, जंतु रेशे हैं। समझ में आ रही मेरी बातें? सिंपल सी इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो निर्माण संबंधी सामग्री में रेशों की बात हमने कर ली। अब सेकेंड जो टाइप आएगा, इसमें आएगा इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी यानी कि ऐसे पादप जो इमारत बनाने योग्य, घर बनाने योग्य लकड़ी देते हैं। तो राजस्थान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो हमें ध्यान में रखनी है वो है रोईडा। रोईडा, रोईडा का एक और नाम है, इसे मारवाड़ सागवान भी कहा जाता है। मारवाड़ सागवान के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टिकोमेला, टिकोमेला अंडुलेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिकोमेला अंडुलेटा। ये जो रोहिडा या मारवाड़ सागवान जिसे कहा जाता है, ये राजस्थान का राज्य पुष्प है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोईडा, जिसे मारवाड़ सागवान भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा। तीन बातें हैं, तीनों याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने राजस्थान का राज्य पुष्प अगर बता दिया, तो उसी प्रकार राजस्थान का राज्य वृक्ष भी देख लो। राजस्थान का राज्य वृक्ष, तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है आपकी खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके अलावा इमारती लकड़ी के अंदर कुछ भी हो सकता है, टीक, सागवान, जो भी आपके आसपास दिख रहे हैं वो सारे हो जाता है। लेकिन दो महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बतानी थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका रोहिडा जो राज्य पुष्प है, और एक आपकी खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है। दोनों के वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पादपों का जो आर्थिक महत्व, उसके तीन प्रकार के पादप जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए, डन कर लिए। और अब हम थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारियां और पढ़ने वाले। यहाँ पे हमने जितने भी पादपों के बारे में बात की वो सारे एंजियोस्पर्म थे, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म यानी कि सबसे ज्यादा विकसित पादप थे वो थे। लेकिन पादप तो इसके अलावा भी होता है। पादप तो मैंने कहा ना 5 भागों में हम बांटते हैं। तो शैवाल भी तो एक तरीके से पादप है, जिम्नोस्पर्म भी तो एक तरीके से पादप है, ठीक है। कवक भी एक तरीके से पादप है। तो उसके बारे में तो हमने कहा बात ही नहीं की, क्या वो हमारे काम के नहीं है? बिल्कुल काम के हैं। तो थोड़ी सी बातें हम उसके बारे में कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको और बताता हूं। चलिए, डन हो गया, ओके जी। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। अभी मैं पादपों के आर्थिक महत्व की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे आप। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है रबर। रबर जो है ये भी पादप से प्राप्त होता है। रबर जो है वो पादप के लेटेक्स से मिलता है, हमें ये सभी को पता है। और ये जो है आपका टायर उद्योग में उपयोग में आता है, टायर उद्योग में इसका यूज होता है। वैज्ञानिक नाम रबर का फाइकस इलास्टिका है, फाइकस इलास्टिका है। अब अगर रबर की बात हो जाती है तो कुछ मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि मैंने एंजियोस्पर्म की बात कर ली। अब आपको पता है एक होता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा मतलब एल्गी, एक होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिडोफाइटा, और एक होता है जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले कुछ एल्गी की मैं अगर बात करूं, एल्गी को हिंदी में कहते हैं शैवाल। तो शैवाल भी एक तरीके से पादप है। तो इसका महत्व क्या है, इसमें सबसे पहले जो मैं नाम लिख रहा हूं वो है क्लोरेला। ये एक एल्गी है, क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है इसको स्पेस एल्गी कहा जाता है। स्पेस का मतलब समझते हैं अंतरिक्ष, क्योंकि ये अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन है। ये क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन है। बहुत अच्छा भोजन है। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अपने साथ भोजन के रूप में इन क्लोरेला प्रकार की एल्गी को ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कुछ अलग ही बताया, अभी अलग बता रहे हैं। अभी आप कह रहे थे प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स सोयाबीन होता है, तो वो दालों के अंदर सबसे अच्छा है। धरती पर आपसे पूछे सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है और स्पाइरुलिना आपको ऑप्शन में मिल रहा है, तो बिना हिचकिचाए इसको टिक करना है,
ठीक है, ये भविष्य का भोजन इसे कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य के अंदर ये भोजन के तौर पे उपयोग होगा बहुत ही आम तरीके से। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे क्लोरेला स्पाइरुलिना। इसके अलावा एक और सवाल है जिसका नाम मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा है, जो आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, लेमिनेरिया। बिल्कुल, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो होता है ये आयोडीन प्रचुर होता है, तो सोचिए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नॉस्ट्रोक, तो ये भी एक प्रकार का शैवाल है जो जैव उर्वरक में उपयोग में आता है, जैव उर्वरक में उपयुक्त। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डाइटम्स, डाइटम जो होते हैं ये आपके टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग में लिया जाते हैं, टूथपेस्ट बनाने में यूज होते हैं, क्योंकि दांत से इससे थोड़े ज्यादा चमकने लगते हैं। तो ये एल्गी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कवक की, जिसको फंजाई कहते हैं, तो फंजाई के अंदर एक नाम आप ध्यान से सुन लेना, मशरूम। मशरूम जो होते हैं वो कवक के अंदर आते हैं और ये खाद्य होते हैं, सब्जी बनाई जाती है इसकी। ठीक है, अब एल्गी और फंजाई को अगर मैं साथ में मिक्स कर दूं, यानी कि एल्गी प्लस फंजाई दोनों को साथ में मिक्स कर देते तो इसे नाम दिया जाता है लाइकेन। और लाइकेन जो होते हैं ये वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन नाम आपने सुना होगा, ये सहजीवी संबंध दर्शाने वाला एक पादप है जो पादपों के छाल के ऊपर ग्रो करता है, और जहां पे वायु प्रदूषण ज्यादा हो गया, SO2 की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पे इसकी वृद्धि कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वायु प्रदूषण के बहुत ही अच्छे सूचक माने जाते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ जिम्नोस्पर्म की बात यहां पे मैं कर देता हूं। जिम्नोस्पर्म के अंदर एक आप ध्यान में रखेंगे, साबूदाना नाम सुना है आपने? साबूदाना, तो ये साबूदाना हमारे व्रत के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है। ये साइकस नाम का जो पौधा होता है, जो जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है, उसके तने से प्राप्त उत्पाद है। साइकस के तने से मिलने वाला उत्पाद होता है साबूदाना। एक आपने नाम सुना होगा चिलगोजा। चिलगोजा जो होता है ये भी एक प्रकार का फ्रूट है जो पाइनस से प्राप्त होता है, पाइनस से प्राप्त है, और ड्राई फ्रूट की तरह इसका प्रयोग किया जाता है फल के तौर पे। साबूदाना हो गया, चिलगोजा हो गया। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में एक आपको ध्यान में रखना है, इफेड्रा। इफेड्रा एक पौधा है, या इफेड्रीन लिख ले। इफेड्रीन जो होता है ये आपके इफेड्रा से प्राप्त होता है, इफेड्रा से प्राप्त होता है। इफेड्रा एक पौधे का नाम है, और इफेड्रीन एक औषधि है। इफेड्रीन क्या है? एक औषधि है जिसका उपयोग अस्थमा या दमा जिसे आप कहते हैं उसके इलाज में ये काम आती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बोर तो नहीं हुए? होना भी नहीं चाहिए। इतने टाइम में अगर आप बोर हो रहे हैं तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। मैंने कहा पादपों का आर्थिक महत्व में जो हमारे इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्म थे सबसे ज्यादा, वो हमने पहले 3 भागों में बांटा और उसके बाद पढ़ लिया। फिर मैंने कहा सिर्फ एंजियोस्पर्म ही थोड़ी पादप होते हैं, इसके अलावा पादप भी तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो वहां पे मैंने बताया रबर जो कि एक बात है। उसके अलावा मैंने कहा एल्गी भी तो होते हैं, वो भी तो पादप में आते हैं। तो कुछ एल्गी के नाम मैंने यहाँ पे लिखे, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, लेमिनेरिया, नॉस्ट्रोक और डाइटम्स। इनके भी क्या क्या उपयोग है हमारे जीवन में, क्या क्या काम आ सकते हैं, वो मैंने आपको बताए। उसके बाद कवक मशरूम जो हमारे खाद्य होता है, उसके बाद एल्गी और फंजाई को मिक्स कर दे तो एक सहजीवन संबंध दर्शाने वाला पादप बनता है लाइकेन। उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं, तो ये भी हमारे काम का है। और फिर मैंने जिम्नोस्पर्म के अंदर 3-4 बातें आपको बताई कि जो साबूदाना मिलता है वो जिम्नोस्पर्म का एक पादप है साइकस, उसके तने से मिलता है। चिलगोजा जिम्नोस्पर्म का एक पादप पाइनस जो होता है उससे मिलता है। इफेड्रिन नाम की एक औषधि इफेड्रा से प्राप्त होती है जो कि अस्थमा के इलाज में काम आती है। ठीक है, तो यही इसी के साथ में हमारा पादप का जो आर्थिक महत्व है वो समाप्त होता है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन जाएगा, लेकिन आपको कैसी लगी ये क्लास मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं का आर्थिक महत्व। इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मनी जानी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है जंतुओं का आर्थिक महत्व। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका 10 मिनट में मैक्सिमम लूंगा। और जंतुओं का आर्थिक महत्व बहुत सिंपल भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाली चीजें थी वो इसी के अंदर है। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं मैं। यहां पे जंतुओं का कर दीजिए आप। जंतुओं का आर्थिक महत्व। जंतुओं के आर्थिक महत्व में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो ये समझ लो। जंतु के आर्थिक महत्व में हमें पढ़ने हैं मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट पालन, पशु पालन,
कुक्कुट पालन, ये सारी चीजें जो है वो इसमें पढ़नी है। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही, लेकिन हम पढ़ने हैं, जितना हमारा एग्जाम में आएगा उतना हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को सबसे पहले तो कहते क्या है, इससे क्वेश्चन बनता है, तो वो इसे कहते हैं एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। मधुमक्खी का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है एपिस डोरसेटा। एपिस, एपी, ठीक है, तो यहां पे मिलता जुलता है क्योंकि सेम चीज है। दो नाम हमने अभी कवर किए, एक मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपी कल्चर, और मधुमक्खी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एपिस डोरसेटा। अब मधुमक्खी पालन जो है वो हमारे लिए कैसे महत्व, आर्थिक महत्व कैसे रखता है, हमें ये नहीं पढ़ना है कि मधुमक्खी पालन कैसे होता है, क्या होता है, वो अलग चीज है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन हमें तो आर्थिक महत्व देखना है ना। तो मधुमक्खी पालन से हमारा क्या फायदा होगा? सबसे पहला जो हमारा फायदा होगा, इससे परागण हो जाएगा, और परागण की क्रिया से फसल उत्पादन बढ़ जाता है। मान लो आप जिस जगह पे मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और उसी के पास में सरसों का खेत है, तो सरसों के खेत से वो मकरंद बनाने के लिए वहां से मतलब चूसेगी फूलों से, तो वहां पे वो परागण की प्रक्रिया करती रहेगी, जिससे फसल उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमारा ही फायदा हुआ, अगर फसल ज्यादा हो रही है तो किसका फायदा हो रहा है? ऑब्वियसली हमारा। तो एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा, इस मधुमक्खी पालन से हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद होते हैं। एक हमें मिलता है शहद, जिसे कहते हैं हनी बी। इसे क्या कहा जाता है? हनी बी। सॉरी, शहद को हनी बी थोड़ी कहते हैं, शहद को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं याद आ रहा है। एक आपका आता है मधुमोम, हनी कहते हैं, सॉरी हनी। और एक आपका आता है मधुमोम, जिसे बी वैक्स कहा जाता है, बी वैक्स। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है, बार बार एग्जाम में आते हैं। मधुमक्खी से प्राप्त होने वाले दो उत्पाद के नाम बताइए, कौन कौन से हैं? एक आपका शहद, एक आपका मधुमोम। ठीक है, चलिए, मधुमक्खी पालन में इतना सा ध्यान रखना है। अब इसके अंदर आपको जाना है मधुमक्खी के छत्ते में क्या होते हैं। तो तीन प्रकार की मक्खियां होती है, एक रानी होती है, एक श्रमिक मधुमक्खी होती है, और एक ड्रोन होता है। ठीक है, जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो सिर्फ काम करती है, उसके अलावा जो ड्रोन और रानी मधुमक्खी होती है उसके बीच में क्या होता है, संभोग की प्रक्रिया उनके बीच में होती है, और वो नई प्रकार की मक्खियां पैदा करते हैं। श्रमिक मधुमक्खियां जो होती है वो स्ट्राइल होती हैं, संभोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती। तो ये सारी चीजें आपको पता है। चलो, दूसरा जो हमें पढ़ना है, मधुमक्खी पालन के अलावा हम पढ़ेंगे रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन, इसे क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, याद रखना, ये एपी कल्चर है, ये सेरीकल्चर है, मिक्स मत होने देना। रेशम कीट जो है उसे हम नाम देंगे बॉम्बैक्स मोराई। बॉम्बैक्स मोराई नाम का जो कीड़ा है वो रेशम बनाता है। ये कीट सहतूत की पत्तियों पे, ध्यान में रखना, किसकी पत्तियों पे? सहतूत की पत्तियों से भोजन प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, और उसी पर अंडे दे देता है। सहतूत की पत्तियों पे क्या करेगा? अंडे दे देता है। इन अंडों से लार्वा निकलती है, और जो लार्वा निकलती है उसका नाम है कैटरपिलर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रेशम कीट की लार्वा का नाम क्या है? कैटरपिलर। अंडों से लार्वा निकलती है, और जब ये परिपक्व हो जाती है तब ये भोजन करना बंद कर देती है, और भोजन करना बंद कर देती है मतलब ये क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, निष्क्रिय हो जाती है तथा अपने चारों ओर कोकून का निर्माण करती है, अपने चारों ओर कोकून का निर्माण करती है। सिंपल सी बात है। और इसी कोकून के अंदर आपका क्या होता है? रेशम होता है, 1000 से 1200 मीटर लंबा। ठीक है,
तो ये चीज आपको समझनी है। रेशम कीट पालन में जो बोम्बिक्स मोराई का कीड़ा होता है वो सहतूत की पत्तियों से अपना भोजन बनाएगा, भोजन करेगा और फिर उसी की पत्तियों पे अंडे दे देता है। अब वो अंडे जब परिपक्व अवस्था में आएंगे तो उससे लार्वा बाहर निकलेंगे और रेशम कीट का जो लार्वा होता है इसका नाम दिया जाता है कैटरपिलर। अब ये कैटरपिलर जो लार्वा है जैसे ये परिपक्व हो जाएगा तो ये अपना भोजन पानी बंद कर देगा और ये भोजन पानी अगर बंद कर देते तो इसे कहते हैं निष्क्रिय अवस्था और इसे प्यूपा कहा जाता है। अब ये प्यूपा क्या करेगा, अपने चारों ओर कोकून का निर्माण करना स्टार्ट कर देगा, धागा पलटना स्टार्ट कर देगा और इसी कोकून से फिर हम रेशम प्राप्त करते हैं। तो ये इतनी सी चीज आपको रेशम कीट पालन में ध्यान रखनी है। फिर आ जाता है लाख कीट पालन। लाख कीट पालन, अब लाख कीट पालन को कहा जाता है लेक कल्चर। लेक कल्चर, ठीक है, जैसे कि सेरिकल्चर, एपीकल्चर, वैसे ये लेक कल्चर हो जाएगा। लाख का जो कीट है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा लेसिफर लेका। लेसिफर लेका, ठीक है, तो ये इसके अंदर हो जाएगा। अब लाख जो है, लाख इससे मिलती है, बिल्कुल लाख कीट से क्या मिलेगी, लाख मिलेगी और लाख से क्या किया जाता है, चूड़ियां बनाई जाती है, ठीक है। राजस्थान नंबर 1 पे है लाख उत्पादन में, ये चीज आप ध्यान रखना, राजस्थान लाख उत्पादन में नंबर 1 पे है। अब हम अगर बात करें तो चौथे नंबर में मधुमक्खी के बाद में आ जाता है मछली पालन। मछली पालन को जो नाम दिया जाता है वो क्या है, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। अब आप कहेंगे सर मछली पालन से हमें क्या फायदा होगा। मछली इस धरती पर मिलने वाला प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, उच्च पोषक तत्वों युक्त है और आसानी से मिलने वाला, आसानी से पचने वाला भोजन है। तो कितने सारे फायदे इसके हो गए। मछली जो है इस धरती पर आसानी से मिलने वाला, आसानी से पचने वाला, उच्च प्रोटीन युक्त भोजन है। और मछली बहुत सारे जो समुद्री तटीय लोग हैं, उस इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उसका एक भोजन होता है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के अंदर, ठीक है। तो क्यों पालन किया जाता है, भोजन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। क्या कहा जाता है इसको, पीसी कल्चर कहा जाता है। अब मछली का जो पालन है या मछली पालन जो है इसका उत्पादन सबसे ज्यादा जो है, उत्पादन ज्यादा मीठे पानी में होता है। खारे पानी की तुलना में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मछली उत्पादन ज्यादा मीठे पानी में होता है खारे पानी में, तो बिल्कुल मीठे पानी में यार, मीठे पानी में अच्छा होगा, खारे पानी में तो कैसे हो सकता है, खारा पानी किसको अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं। चलो अब मीठे पानी की जो मछलियां हैं उसके 2-3 नाम आपको ध्यान में रखना है। मीठे पानी की मछलियां हैं कौन कौन सी, रोहू, लेबियो, कटला, मृंगल, ये 2-3 नाम है जो आपको ध्यान रखना है, रोहू या लेबियो, कटला और मृगल। ये मीठे पानी में पाई जाने वाली मछलियां होती हैं, ठीक है। पांचवी बात मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं, वो है मोती संवर्धन। मोती संवर्धन, मोती किससे प्राप्त किए जाते हैं, मोलस्का के कुछ जीव हैं, मोलस्का के जीव जैसे ओयस्टर तथा पिंक टाडा से मोती प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोती संवर्धन हो जाता है। अब इसके अलावा पशुपालन, ये सारी चीजें आपके राजस्थान जीके में दे रखी हैं। गाय की कौन सी किस्में होती है, नस्लें होती हैं, भैंस की कौन सी होती है, मैसाना, जाफराबादी, गाय की साहिवाल, गिर, ये सारी चीजें आपकी दे रखी है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा और नहीं करना चाहिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जहां पे जितना संभव हो पाया है, जितना एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। जंतुओं का आर्थिक महत्व यहाँ पे मैंने बता दिया, इससे बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको लगता है इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये 10th लेवल का आपका आता है, और वो मैंने आरबीएससी की बुक देखी, उसकी 10th लेवल की एग्जाम से जो रिलेटेड पीवाईक्यू जितने भी हैं, सीईटी के अंदर, एलडीसी के जितने पेपर हुए और भी जितने भी एग्जाम है जिसमें ये आते हैं, उनको मैंने अच्छे से देख के आपको कवर करवाया गया है। और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको पसंद भी आई होगी, और आई होप इसमें आपका डाउट मुझे नहीं लगता कोई बचा है। अगर बचा है तो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको अन्य लोगों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।